हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से संबंधित अप्रैल महीने की मंथली टारगेट को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 17वीं बीपीएससी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए मंथली वाइज टारगेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी को एक महीने का शेड्यूल तैयार करके आप लोग अपनी स्टडी करते हैं। देखिए, अभी तक की जो हमारी मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हमारी फिनिश हो चुकी है वह अगर आप मेंस का देखेंगे तो मेंस में जीएस पेपर 2 पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। जब मैं पिछली बार का मंथली टारगेट में डिस्कस कर रहा था तो हमने आप लोगों के साथ बताया था कि चूंकि जीएस पेपर 2 पूरी तरीके से मेंस के लिए खत्म हो चुका है तो इस दृष्टिकोण से जीएस पेपर 2 से संबंधित मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के लिए लगभग 50 प्रश्नों की एक सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन इसी बीच पिछले महीने में मेरी तबियत खराब हो गई थी तो इस कारण से मैं प्रश्न प्रोवाइड नहीं करा पाया था। लेकिन इस महीने में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप आईएसपीसी सेंटर पर आपको जीएस पेपर 2 के तीनों सेक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आपकी जो भी मंथली टारगेट में फिनिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह पूरी तरीके से अप्रैल महीने की मंथली टारगेट से संबंधित है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अप्रैल महीने में मेंस के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या फिनिश करना है, क्या टारगेट को आपको अचीव करना है और उसके बाद प्रीलिम्स के लिए इस बार कौन सी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़नी है, ये दोनों सेक्शन पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके पहले जब मैं प्रीलिम्स और मेंस मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो देखिए अभी तक का जो हमारा प्री में फिनिश हो चुका है। प्री के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी खत्म हो चुका है, हिस्ट्री खत्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स खत्म हो चुके हैं, ज्योग्राफी खत्म हो चुके हैं, बिहार स्पेशल भी खत्म हो चुके हैं। ये प्रीलिम्स का है। ठीक है, और अगर मेंस का देखेंगे तो मेंस में जीएस पेपर 2 का तीनों सेक्शन यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस में बिहार स्पेशल का भी सेक्शन फिनिश हो चुका है। तो ओवरऑल जीएस पेपर 2 पूरी तरीके से मेंस के लिए खत्म हो चुका है। अब हम लोग जीएस पेपर 1 की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जीएस पेपर 1 में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह करंट अफेयर और आईआर का सेक्शन है। करंट अफेयर और आईआर का जो सेक्शन है जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत वह ऐसा सेक्शन है जो प्रतिदिन डेली बेसिस पे काम करेंगे तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। डेली इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर को सोर्स बनाना होगा, मंथली मैगजीन को आपको सोर्स बनाना होगा और यही दो सोर्स होंगे जिसके आधार पर आप करंट अफेयर सेक्शन को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप 17वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा देंगे तो वह समय होगा जनवरी का फर्स्ट वीक, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको 17वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो आपको कंप्लीट करना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 ईयर का माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग 1 जनवरी यानी कि दिसंबर के बाद से लेकर जनवरी 2024 से लेकर अगर आप दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मेंस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च खत्म हो चुका है। तो इन तीनों महीनों के बेसिस पर जो करंट अफेयर का टॉपिक निकलकर सामने आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं और अप्रैल महीने में इस महीने में आप लोग इन सारे टॉपिक का नोट्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेंगे। अभी ही बेहतर समय है। जीएस पेपर 2 आपका खत्म हो चुका है, अब समय है आप लोग करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा 1 महीने का आप लोग समय दें और जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स विगत 3-4 महीने में हाईलाइटेड टॉपिक्स रहे हैं, चाहे वह नेशनल करंट अफेयर का हो या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर का हो, उन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक रूप में आप लोग कंप्लीट कर लें। इसके बाद जब 3-4 महीने और कंप्लीट हो जाएंगे तो जो करंट अफेयर का सेक्शन इमर्ज होगा, नए नए करंट अफेयर का सेक्शन ऐड होगा, उसे फिर आप लोगों के साथ मंथली टारगेट के तहत डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो
अगर देखा जाए कि जो करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को फोकस करनी है विगत 3-4 महीनों के अंतर्गत इस बार के मंथली टारगेट के लिए, तो हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल 2 सेक्शन में डिवाइड करके देखेंगे। प्लस में बिहार सेक्शन को भी हम लोग ऐड करके देखेंगे कि बिहार में भी कौन कौन से टॉपिक करंट अफेयर सेक्शन के तहत पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल टॉपिक अगर देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा CAA जारी करने से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो CAA टॉपिक जो है वह आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। CAA को लेकर विरोध क्यों दर्ज किया जा रहा है, CAA के मुख्य प्रावधान कौन कौन से मुख्य प्रावधान है, संविधान के किन प्रावधानों के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ये सारे प्रावधान आपको कंप्लीट करना होगा। और जब CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो कई सारे न्यूज़पेपर में इससे संबंधित आर्टिकल भी आए थे और उन सभी आर्टिकल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर पे प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग प्रीवियस अगर मैसेज स्क्रॉल करके देखेंगे तो CAA से संबंधित जितने भी करंट अफेयर का इशू जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो भी टॉपिक, उन सभी का एडिटोरियल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो CAA से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है MSP। हालांकि एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है GS पेपर 2 सेक्शन 2 वहां पर भी पूछा जा सकता है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन में, लेकिन करंट में चूंकि किसान आंदोलन के कारण लगातार MSP न्यूज में रहता है तो आप लोग MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अगला है वन नेशन वन इलेक्शन। आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपा है उस कमेटी ने, और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की है। तो यह जो टॉपिक है वह काफी हाईलाइटेड टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। जब आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत इसके पक्ष में क्या पॉइंट दिए जा सकते हैं, इसके विपक्ष में क्या पॉइंट दिए जा सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के क्या लाभ हैं, संघीय ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, राजनीतिक दलों के साथ किस प्रकार से सहमति बनानी पड़ेगी और इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, इन सारे पहलुओं पर आपको अच्छे से चर्चा कर लेनी होगी। इसके अलावा वैश्विक स्थिति में इसको लेकर अब देखेंगे कि 3-4 ऐसे कंट्री हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पहले से ही प्रचलित है, तो उन देशों का क्या वहां पे फीडबैक रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो उन सभी चीजों को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, अगला है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप सभी जानते हैं चुनावी चंदे का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और चुनावी चंदे में ही इलेक्टोरल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 2017-18 में एक वित्त विधेयक के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया था। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड काफी महत्वपूर्ण है। आप देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार SBI पर दबाव बनाकर चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन जिन राजनीतिक दलों को किन कंपनियों के द्वारा चंदा प्रदान की गई है, इसे पब्लिश हुआ, पब्लिक डोमेन में यह अवेलेबल है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हर एक पहलू को इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ठीक है, इसके अलावा इसका संबंधित वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब का प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, इसके अलावा चुनावी चंदे अब इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या विकल्प बेहतर हो सकता है, इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला नेशनल ई व्हीकल पॉलिसी 2024। केंद्र सरकार के द्वारा 15 मार्च 2024 ईस्वी को राष्ट्रीय ई वाहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो राष्ट्रीय ई वाहन पॉलिसी 2024 को भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। या शॉर्ट नोट्स के तहत GS पेपर 2 सेक्शन 2 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन चूंकि करंट में रहा है तो करंट में भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। अगला पॉइंट है नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट
भारत रोजगार रैपट 2024, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ठीक है। यह जो है ILO के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लस में ILO, इन दोनों ने मिलकर इसे जारी किया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कहा गया है कि 83% युवा जो हैं वह बेरोजगार हैं भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वह काफी महत्वपूर्ण है और इसे आपको कंप्लीट करना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 21 मार्च को जब हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा था तो उसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया गया था, तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। और रिपोर्ट की जो मेन बातें हैं उसे एक जगह आप लोग लिख लीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछेगा और ये टॉपिक पूछ लेगा, ऐसे कैटेगराइज मत करिए। जो भी टॉपिक आप लोगों को दिए जा रहे हैं और न्यूज में रह रहा है जो भी टॉपिक, उसका शॉर्ट नोट्स आपको लोग एक एक पेज में तैयार करते जाइए। क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो बीपीएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको पूरी तरीके से तैयार होकर जाना है, चाहे वह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो या ना हो। हर एक टॉपिक को आपको पूरी तरीके से कवर करके जाना है। फूड वेस्ट इंडेक्स, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। हाल ही में इससे संबंधित रिपोर्ट हमने टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड कराया था। लद्दाख एंड 6th शेड्यूल, देखिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। विगत कुछ दिनों से आप देखेंगे कि लद्दाख में सोनम वांगचुक जो हैं वह 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किए जाने को लेकर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग क्यों की जा रही है? अब देखेंगे कि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तो उसके बाद से जो लद्दाख को जनजातीय के रूप में एक कवच प्रदान किया गया था वह कवच टूट चुका है। तो जनजातीय संस्कृति को खतरा है, उनको रोजगार को चुनौती मिल सकती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग लद्दाख के द्वारा की जा रही है। तो यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। 6ठी अनुसूची है क्या, 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या क्या प्रोविजन है, 6ठी अनुसूची में अगर लद्दाख को शामिल कर दिया जाता है तो क्या उसे बेनिफिट, कौन कौन से उसे बेनिफिट होंगे और सरकार को इसको लेकर क्या स्टैंड है। तो इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट कर लेना है। लद्दाख एंड 6th शेड्यूल, लद्दाख और 6ठी अनुसूची। अगला टॉपिक है टारगेट 2047 इंडिया, 2047 ईस्वी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाएं। क्या संभावना है और क्या भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा 2047 तक, इस दिशा में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, इन सभी को आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। भारत टारगेट 2047 विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाएं, ठीक है। तो नेशनल में अभी आप लोग 10 टॉपिक ही कंप्लीट करिए। कई सारी घटनाएं घटी है लेकिन आप लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करें। ये 10 टॉपिक आपको नेशनल करंट अफेयर के तहत दिया जा रहा है। अगला इसी में आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको कंप्लीट करना होगा। इंटरनेशनल, चूंकि आप जानते हैं कि जब आप करंट अफेयर का सेक्शन देखेंगे तो आईआर का बहुत बड़ी हिस्सेदारी वहां पर होती है जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के तहत, ठीक है। तो आईआर से संबंधित सारी चीजों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है भारत की बदलती विदेश नीति, ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की बदलती विदेश नीति। इसके अंतर्गत देखिए, अगर आप स्वतंत्रता के बाद से देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद से भारतीय विदेश नीति को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक 1950 ईस्वी से लेकर 47 मान लीजिए, आजादी से लेकर 1991 ईस्वी तक, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से पहले तक, और दूसरा 1991 ईस्वी के बाद भारत की विदेश नीति में किस प्रकार बदलाव आए। लेकिन 2014 ईस्वी में नई सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो उसके बाद से भी विदेश नीति में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है इन तीनों सेक्शन पर। आजादी से लेकर 1991 तक भारत की विदेश नीति कैसी थी, यूएसएसआर के विघटन के बाद विदेश नीति कैसी रही है, और 2014 के बाद से विदेश नीति में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भारत की बदलती विदेश नीति, इसे आपको कंप्लीट कर लेना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं भारत, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर चाइना के द्वारा किस प्रकार से चुनौती प्रदान की जा रही है, भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या इंटरेस्ट है, भारत की संप्रभुता के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्यों होनी चाहिए, ये सभी जो टॉपिक है वह काफी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा अगर आप प्रीवियस चैनल यूज करते होंगे एकेडमिक्स फॉर सीएसई, तो वहां पर कई सारे हमने इससे संबंधित वीडियो का अपलोड किया था और यहां पर भी मैं आप लोगों के साथ उसे डिस्कस जरूर करूंगा आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत, ठीक है। तो आईआर का कुछ वीडियो जो है वह धीरे धीरे करके यहां पर अपलोड कर दी जाएगी जैसे ही हमें समय मिलेगा।
अगला है मालवीय मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मालवीय नहीं, मालदीव मुद्दा। ठीक है, मालदीव को लेकर किस प्रकार से, मालदीव को लेकर भारत वर्सेस चीन, इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, मालदीव का झुकाव देखिए, अभी तक जो भी मालदीव की पॉलिसी रही थी वह भारत के तरफ, क्योंकि वहां पर स्वाभाविक है कि अगर किसी भी देश में सरकार बदलेगी तो सरकार बदलने के साथ ही उनका जो स्टैंड ऑफ प्रायोरिटी होती है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो मालदीव में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसका जो झुकाव है वह चाइना की तरफ अधिक है, और इसीलिए उन्होंने भारत के साथ विरोधाभासी रवैया को अपनाया है। तो मालदीव मुद्दा को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मालदीव में भारत की उपस्थिति किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करती है, इन सभी चीजों को आपको कंप्लीट करना है। और चाइना उसमें किस प्रकार से एक रोल प्ले कर रहा है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो मालदीव मुद्दा पूरी तरीके से आपको कंप्लीट होना चाहिए। रशिया यूक्रेन इशू, इसे भी देखिए, क्योंकि लंबे समय से रशिया यूक्रेन विवाद चला आ रहा है, और अभी हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री का दौरा हुआ है भारत में, और उन्होंने भारत के स्टैंड को स्वीकार किया है। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन विवाद प्लस में भारत की क्या भूमिका है, भारत का क्या रोल है, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसे किस प्रकार से अब ऐसे विवाद को समाप्त किया जा सकता है। और इसी के साथ रशिया यूक्रेन वॉर के साथ भी आप देखेंगे कि लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा जो है यह भी लंबे समय से चला आ रहा है। और यही यूएनओ की फेल्यूर में आप बता सकते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1948 ईस्वी में क्यों किया गया था? ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखा जा सके। लेकिन लगभग 2 साल से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ उस युद्ध को समाप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर लंबे समय से चला आ रहा, मानवाधिकार का खुलेआम वहां पर उल्लंघन हो रहा है। इसके बावजूद यूएनओ इस स्थिति में नहीं है कि इस युद्ध को समाप्त कर सके। तो यूएनओ की प्रासंगिकता से संबंधित अगर कहीं आपको कुछ लिखना हो तो इन सारे टॉपिक आप लोग बता सकते हैं। और मेंस के लिए भी इजराइल फिलिस्तीन वॉर प्लस में भारत, इसे आपको कंप्लीट करना होगा। अगला, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत का पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है, इसे आपको देख लेना है। बेसिकली अलग अलग इसमें आपको कंप्लीट नहीं करना है, ओवरऑल आप पड़ोसी देशों के साथ, जैसे पड़ोसी देशों के लिए भारत की पॉलिसी क्या है, जैसे नेबरहुड पॉलिसी वगैरह जो है उसे आपको एक जगह पे लिस्ट तैयार कर लेनी है। तो पड़ोसी देशों को लेकर भारत की स्टैंड और भारत की पॉलिसी क्या है, भारत के द्वारा पड़ोसी देशों में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इन देशों में भारत की कौन कौन से परियोजनाएं वहां पर संचालित की जा रही है। ठीक है, इसे आपको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में, उसे आपको कंप्लीट करना है। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे भी आपको लिस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, इनसे जो आईआर का टॉपिक है, इनसे संबंधित प्रश्न और मॉडल आंसर मैं समय समय पर यूट्यूब पर डिस्कस कर दूंगा। प्रश्न जरूरी है, अगर आपके पास प्रश्न मिल जाएंगे तो उसके अनुसार आप लोग फॉर्मेटिंग तैयार कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है, टॉपिक तो बता दिया जाता है, लेकिन टॉपिक के बाद उस टॉपिक पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो आपको इसी महीने प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। हालांकि पिछले महीने में भी हमने बोला था, लेकिन कुछ ऐसी कारण हो चुके थे कि मैं उसे अवेलेबल नहीं करा पाया। लेकिन अप्रैल महीने में आपको कुछ प्रश्न जरूर रिवीजन के लिए आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगला यूएनएससी, इसे भी आप लोग हमेशा कंप्लीट रखें। यूएनएससी का जो टॉपिक है वह लंबे समय से न्यूज में है, हालांकि प्रश्न पूछे नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन यह प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। आपको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। भारत को इसमें सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर भारत को इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में आपको पॉइंट बताना होगा। इसके अलावा यूएनएससी में सुधार, किस प्रकार के यूएनएससी में सुधार किए जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भारत ने एक मॉडल पेश किया है G4 कंट्रीज की तरफ से यूएनएससी में सुधार के लिए। तो उन सभी चीजों को आपको केवल कलेक्ट करते जाना है। और मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जो भी करंट में न्यूज में रहती है उसे आप लोग या तो लिखते चले जाएं, या फिर उसको डाउनलोड करके जो भी टेलीग्राम पे भेजा जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे डाउनलोड करके आप लोग रख लें, क्योंकि भविष्य में कभी भी उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यूएनएससी हो गया। वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में
में भारत का विकास, यानी कि आप देखेंगे कि कुल मिलाकर यह कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर भारत की किस प्रकार से भूमिका में बढ़ोतरी हो रही है और एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका भारत निभा रहा है किसी भी स्तर पर देखा जाए, चाहे वह क्लाइमेट चेंज को लेकर हो या फिर मानवाधिकार इशू हो या फिर स्पेस को लेकर हो, किसी भी प्रकार के इशू में आप देखेंगे तो वहां पर भारत की भूमिका बहुत अधिक देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आईआर के टॉपिक हो गए। नेशनल करंट अफेयर का टॉपिक बता दिया गया, आईआर का टॉपिक आपको बता दिया गया। अभी इतना आप लोग कंप्लीट करें, फिर बाद में और आप लोगों को टास्क के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिहार के कुछ टॉपिक हैं, हालांकि 2024 के पहले के भी कुछ टॉपिक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे हमने बिहार स्पेशल का जो हमारा वीडियो था उसमें भी बताया था। जाति आधारित गणना मेंस से संबंधित यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी और बिहार पर्यटन नीति, ये दोनों 2023 में आया था, लेकिन महत्वपूर्ण है शॉर्ट नोट्स के लिए। और आईटी पॉलिसी 2024, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि बिहार का जो टॉपिक है वो हो सकता है कि करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत ना पूछकर जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पूछे, लेकिन ये टॉपिक का नोट्स आपको तैयार कर लेना है। नोट्स तैयार रहेगा तो चाहे वह ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में पूछे या फिर करेंट पे पूछे या फिर साइंस एंड टेक में पूछे, आप आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है नोट्स तैयार करना, तो इन सारे टॉपिक का आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि टॉपिक तो हमने बता दिया, इसका कंटेंट आप लोग कहाँ से लाएंगे? तो इसका कंटेंट का कुछ ही महत्वपूर्ण सोर्स है, जैसे मंथली मैगजीन। आप लोग मंथली मैगजीन पढ़ रहे होंगे तो ये सारे टॉपिक आप लोग वहां पे सर्च करें और सर्च करने के बाद उसका पॉइंट वाइज नोट्स आप लोग बना सकते हैं। दूसरा, कुछ वेबसाइट आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको आईआर से संबंधित कुछ वेबसाइट सर्च करना हो तो ओआरएफ का वेबसाइट आप लोग सर्च कर सकते हैं, ओआरएफ इन हिंदी। आप ऐसे प्लस में क्या टॉपिक है वो आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, ओआरएफ इन हिंदी। ठीक है, इसके अलावा कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी आप सर्च करेंगे। भारत मालदीव संबंध दृष्टि आईएएस, तो दृष्टि आईएएस के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, विजन वगैरह का भी अगर अवेलेबल हो पाए तो ठीक है। विजन का मंथली मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन के अंतर्गत आईआर का सेक्शन वहां पे दिया हुआ होता है और बहुत बेहतर तरीके से दिया होता है। ठीक है, विजन का आईएएस जो आईआर वाला जो सेक्शन है, उसके अलावा और वैसा कहीं आईआर का सेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन विजन का आईआर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे आप लोग 3-4 महीने का डाउनलोड करके आईआर वाले जो सेक्शन है उसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यही सोर्स है करंट अफेयर के लिए, यही एकमात्र सोर्स होगा, मंथली मैगजीन, वेबसाइट और फिर न्यूज़पेपर। इसके अलावा कहीं सोर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंस का यहां पर टारगेट हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब अप्रैल महीने में ही मेंस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के लिए जिस टॉपिक को आपको टारगेट के रूप में खत्म करना है वह है जनरल साइंस। अभी तक प्रीलिम्स के लिए आपने पॉलिटी को देख लिया, हिस्ट्री को देख लिया, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इन टॉपिक को आप लोग फिनिश कर चुके हैं। लेकिन जनरल साइंस का जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी के अंतर्गत लगभग 30 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। इस महीने में आपको जनरल साइंस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। जनरल साइंस के अंतर्गत जो आपको फोकस करना है, उन तीनों सेक्शन फोकस करना, अलग अलग इससे आपको नहीं पढ़ना है, स्पेशली एनसीईआरटी से आपको खत्म करना है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो छठा से लेकर 10वां तक पूरा एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए। और ये अलग अलग नहीं, सारा कंबाइन इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, अगर इस महीने में नहीं खत्म हो पाता है साइंस तो अगले महीने के कुछ दिनों तक आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एक टारगेट के रूप में हमने बता दिया कि इतना आपको इस महीने में पढ़ लेना है, ताकि आपका मेंटली जो हो माइंड उसी अनुसार आपका बना रहे और उस अनुसार आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, तो जनरल साइंस प्रीलिम्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी छठा से लेकर 10वां तक एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद जैसे जैसे यहाँ से आप चैप्टर वाइज एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते जाएंगे और उस एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू, दृष्टि पब्लिकेशन का जो एमसीक्यू है मार्केट में अवेलेबल जनरल साइंस, वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप छठा क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 आपने पढ़ा तो चैप्टर 1 पढ़ने के बाद आप तुरंत दृष्टि पब्लिकेशन की आप लोग मार्केट से बुक परचेज कर लीजिए और तुरंत दृष्टि पब्लिकेशन की एमसीक्यू वाली जो बुक होगी वो साइंस की बुक आप लोग खोलिए और वहां से चैप्टर 1 से संबंधित जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फिर इसी तरीके से चैप्टर 2 पढ़िए, एमसीक्यू चैप्टर 2 को सॉल्व करिए। तो हर एक चैप्टर को इसी प्रकार से आप लोग कंप्लीट करते चले, तब जाकर साइंस पे आपकी पकड़ मजबूत हो पाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जनरल साइंस। लगभग 28 से 30 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद
घटना चक्र भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर समय आपके पास बचे तो। और बीपीएससी का पीवाईक्यू तो आपको करना ही है। एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करें वह बेहतर है। अब धीरे धीरे प्रीलिम्स का भी समय नजदीक चला आ रहा है, तो आपको इन सभी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। फिर से मैं जैसे ही ये हमारा एक बार टारगेट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर से रिसाइकिल के माध्यम से सारे टॉपिक को आप लोगों के साथ रिवीजन करा दिया जाएगा। और ये मंथली टारगेट का जो टॉपिक है वह हर महीने आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। इसके अलावा आपको जो डेली रूटीन में जो 3 टॉपिक हमने हमेशा नवंबर से मंथली टारगेट हमारा आ रहा है, नवंबर से ही हमने आपको बोला है कि जो 3 टॉपिक आपको डेली अपनी रूटीन में शामिल करना है वह एसे, डीआई और करंट अफेयर। करंट अफेयर के तहत एक मंथली में 1 घंटे का मैगजीन का टाइम दीजिए प्लस 1 घंटे न्यूज़पेपर का टाइम दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी डेली रूटीन पर काम करना है। और जो अप्रैल महीने का हमने मंथली टारगेट दिया है उसे अप्रैल महीने में आप लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। या सिर्फ वीडियो बनाने और आप लोगों को वीडियो सुन लेने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका फायदा आपको डायरेक्ट 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स से ज्यादा बेनिफिट आपको 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के आने के कई महीने पहले ही आपका सारा टॉपिक फिनिश हो चुका होगा और उस समय आप लोग रिवीजन करके डायरेक्ट एग्जामिनेशन देने आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और 70वीं बीपीएससी की तैयारी में यह वीडियो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद इस महीने में मैं कुछ प्रश्न को भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे और सेल्फ असेसमेंट आप लोग कर सकते हैं। आईआर वगैरह का कुछ प्रश्न भी मैं आप लोगों के साथ इसी महीने में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।